हेलो एवरीवन। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और एक बार फिर से इस जर्नी के स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी बेटा, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को चालू करके करी थी एज अ डेमो लेक्चर, कि उसमें आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जाए और हमें ये पता लग जाए कि आपको जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है। फिर चाहे आप अपना एकेडमिक्स में हो या आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। बाकी जैसा आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हो या कोई डिमांड हो तो वो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो बेटा, एक बीच में लंबा गैप हो गया, अब दोबारा से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और डाइजेशन का किस्सा ख़त्म करके, जैसा कि अभी आप हेडिंग देख रहे हैं बोर्ड पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सेल को स्टार्ट करना या सेल से ही स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेटा, किसी भी चीज को जानने के लिए उसके बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी वर्ड को पढ़ना है या कोई वर्ड लिखना है तो आपको पहले अल्फाबेट्स आनी चाहिए। अगर आपने अल्फाबेट ही नहीं पढ़ रखी है तो किसी भी वर्ड को पढ़ना या समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे ये जो हमारी बायो है, बायो बायो का अपना मतलब ही लिविंग होता है। और लिविंग आप 11th के एक चैप्टर लिविंग वर्ड में ही पढ़ोगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि सेल का होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं। यानी कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग सेल के ही आधार पर बोलते हैं। सेल एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर हम विभाजन करते हैं। ठीक है। तो अब सेल के बारे में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, सब कुछ सेल से ही बना है। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबको पता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों होती है? एक डेफिनेशन जो हर बच्चे को रटी होती है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन क्यों है, क्यों इसको बोला जाता है, आज इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले जरूरी नहीं होता है कि आपने सीधा बुक खोली, चैप्टर देखा, हाँ ये सेल है, स्टार्ट किया, टॉपिक पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, आप कभी भी कनेक्शन नहीं बना पाओगे। अगर आपको कनेक्शन बना के पढ़ना है, एक रिदम के साथ पढ़ना है, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि उस चैप्टर के सब टॉपिक्स। तो पहले हम सेल के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि सेल में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल में हम मूव कैसे कैसे करेंगे, ताकि आने वाले लेक्चरों में आप और हम दोनों कोऑर्डिनेशन वे में फंक्शन कर पाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग डली हुई है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं या इसके टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, उसके बारे में देखते हैं। तो सेल में बेटा जो हमें टॉपिक्स क्लियर करने हैं, वो अगर डिटेल में बताएं कि सारे टॉपिक क्या हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे सेल थ्योरी। जैसे ही आप सेल थ्योरी पढ़ के खत्म करोगे, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना होगा ओवरव्यू ऑफ सेल। आपने ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ लिया, देन थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना होगा बैक्टीरियल सेल। या इसी को ही हम लोग प्रोकार्योटिक सेल भी बोल सकते हैं। क्या होता है प्रोकार्योटिक, क्या होता है यूकार्योटिक, आप सब कुछ जान जाएंगे, एक बार आप साथ में बने रहिए। बैक्टीरियल सेल पढ़ने के बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हर एक सेल की ऑर्गेनली। ऑर्गेनली यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले वो कंपार्टमेंट या वो चीजें जिसमें हमारा फंक्शन चल रहा है, जिसके थ्रू सेल हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है। तो प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो पहले उसी की ही ऑर्गेनली पढ़ेंगे, जिसमें हमें पहले पढ़ना होगा ग्लाइकोकैलिक्स। देन हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे सेल वॉल। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली में बेटा इन तीनों को ही मिला के हम लोग एक सिंगल टॉपिक में कवर करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल एनवेलप। ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मीजोसोम। देन हम लोग पढ़ेंगे
क्रोमेटोफोर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम एंड सो ऑन। सो ऑन लिख के बेटा मैं इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि अगर आप ऑर्गेनली की बात करोगे तो स्पेसिफिक ऑर्गेनली ऑर्गेनली कई टाइप की होती हैं। यानी कि अगर हम अलग अलग सेल की बात करें तो हर एक सेल में लगभग 10 से 12 ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना होता है पूरे सेल में। ठीक है, तो एक बार आप इस पे नजर डालिएगा टॉपिक्स पे। देख लिया बेटा? बेटा ये तो सब टॉपिक्स हो गए कि हम शुरुआत में कैसे कैसे मूव करेंगे। ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है। यहाँ पर अभी जो हमने ऑर्गेनेल्स खत्म किए हैं ये प्रोकार्योटिक के भी ऑर्गेनली कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, इंक्लूजन बॉडीज हैं, फिलाई है, पिम्ब्रेई है, यानी जो सरफेस स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग चीजें। हमने आपको एक बात बता दी कि ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे सेल में आएंगे जिनको हमें आगे पढ़ना होगा। तो अब हमें आगे की बात जाननी क्या जरूरी है वो जानते हैं। एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। रफ कर रहा हूं बेटा। अब बेटा मैं बताता हूं आपको मेन बात कि एक्चुअली में सेल में हमें क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे एक नाम आपने देखा कि सेल हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 पॉइंट्स में खत्म कर देंगे। 4 पॉइंट्स का मतलब 4 अलग अलग टॉपिकों में खत्म कर देंगे। वो 4 टॉपिक क्या हैं एक बार देख लेते हैं। पहला बेटा पढ़ेंगे हम ओवरव्यू ऑफ सेल। सेकंड बेटा पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी। थर्ड बेटा पढ़ेंगे हम प्रोकार्योटिक सेल। और फोर्थ बेटा हम पढ़ेंगे यूकार्योटिक सेल। बेटा अभी जो भी हमने टॉपिक्स बताए वो केवल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया कि हमें सेल चैप्टर में कैसे कैसे मूव करना है। मेन बात ये है, इसके आगे पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर आप सेल पढ़ना चालू कर रहे हो तो सेल में केवल ये 4 हेडिंग आप खत्म कर लो, आपका पूरा सेल खत्म हो जाएगा। पहले पहला हेडिंग है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में आप ये पढ़ोगे कि सेल, थोड़ा सा सेल की हिस्ट्री पढ़ लेंगे कि सेल इवॉल्व कैसे हुआ, जो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। उसके बाद हम चालू करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की शुरुआत हम सेल की डिस्कवरी से कर लेंगे या डिस्कवरी ओवरव्यू में पढ़ा देंगे। सेल थ्योरी में आपको मिथियोस, स्लेडन और थियोडोर स्वान के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे स्लेडन और स्वान ने मिलकर आपकी सेल थ्योरी प्रपोज करी। सेल थ्योरी पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे प्रोकार्योटिक सेल के बारे में, फिर आप पढ़ोगे यूकार्योटिक सेल के बारे में, इनके डिटेल में इनका स्ट्रक्चर प्लस इनके प्रेजेंट ऑर्गेनलीज, इसके बारे में पढ़ लिया, आपका पूरा सेल फिनिश हो जाएगा। बेटा सेल को अच्छे से फिनिश कराने के लिए मुझे कम से कम 8 से 10 लेक्चर लगेंगे, जिनमें से ये पहला लेक्चर है। और पहला लेक्चर एज अ इंट्रोडक्शन होगा, जैसा कि आपने शुरुआत में देखा भी कि सेल का इंट्रोडक्शन है। तो उसी इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक को उठाते हुए, ओवरव्यू ऑफ सेल। रफ कर दें बेटा इसको। पहला हेडिंग बेटा हम लोग डालने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। बेटा सेल, सेल एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने सुना तो कई बार है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी अर्थ की एवोल्यूशन में सेल का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वहीं से ही लाइफ आना चालू हुई है। यानी कि लाइफ
धरती पे आई, इसका बेसिक्स क्या था? सेल का धरती में आना, यही कहा जाता है। तो सेल कैसे इवॉल्व हुआ? बेटा आप सब जानते होंगे कि आज से कई बिलियन ईयर्स पहले एक हाइपोथेसिस दी गई है, बिग बैंग हाइपोथेसिस, यानी कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था हमारे यूनिवर्स में जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया था। उस एक्सप्लोजन के बाद हमारा यूनिवर्स बना, फिर यूनिवर्स के बाद धीरे धीरे इवॉल्वमेंट होता गया और हमारे प्लैनेट्स आए। प्लैनेट्स आए तो हमारे एक प्लैनेट उसमें इवॉल्व हुआ जिसका नाम अर्थ है, नाम सुना ही होगा, उसी पर रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ के बारे में अगर बात बताई जाए तो अर्थ जब पहली बार इवॉल्व हुई तो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी आज है। हर चीज हम जानते हैं बेटा कि कोई भी चीज जब पहली बार आती है, आप मार्केट में ही फोन्स देख लो, तो पहली बार कीपैड फोन आए, फिर धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट होता गया और फिर उसके बाद टच स्क्रीन फोन आने लगे। यानी कि चीजें इकट्ठे नहीं आ जाती हैं, उसमें धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है और एडवांसमेंट होती चली जाती है। ऐसी हमारी धरती जब पहली बार प्लेनेट के रूप में जन्मी तो उसमें टेम्परेचर काफी हाई था बेटा, मतलब इतना टेम्परेचर था कि लाइफ के बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके टेम्परेचर डाउन गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ तो बारिश हुई। और आप सब एक बात जानते हो बेटा कि किसी भी गर्म चीज पे अगर इकट्ठे पानी गिर जाए तो वहां पर दरार आ जाती है, यानी कि वहां पर क्रेवाइसेस फॉर्म हो जाते हैं। तो इस बात को इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि धरती में पहली बार जब बारिश हुई तो उसमें क्रेवाइसेस फॉर्म हो गए, और क्रेवाइसेस फॉर्म हुए तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो ये बेटा एक गड्ढा है जो धरती में फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर बारिश का पानी भर गया। हमने बेटा एक बात पढ़ रखी है, या जनरली आपने भी घर में देखा होगा कि अगर किसी कंटेनर में पानी कई समय के लिए भरा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रो कर जाता है। आपने देखा होगा कि आप ठंडी आने पे जब कूलर हटाते हो तो कूलर में पानी भरा छोड़ दिया, काफी दिनों तक वो पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे उसमें मस्किटो लार्वा ग्रो कर जाता है, फिर उसके बाद मस्किटोस होने लगते हैं। तो ऐसे ही धरती में भी हुआ कि क्रेवाइसेस फॉर्म हुए और क्रेवाइसेस में पानी भरा। अब ये लंबे समय तक पानी भरा रहा। अब बेटा पानी भरा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, केमिकल रिएक्शन चलती रही। एक टाइम बाद ऐसा आया कि हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मतलब ऐसा, अब हाइपोथेसिस है तो ये सारी बातें परसेप्शन है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब हर बात एकदम एक्चुअली सही है इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी, इनने देखा कि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो एकदम सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं। अब वो अगर प्रोडक्ट सिमिलर है तो उनने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं और अपना काम सेपरेसी से करते हैं, अलग होके करते हैं। देखो बेटा हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, लेकिन तुम अपने घर में रहते हो, हम अपने घर में रहते हैं, यानी कि हमने अपना एनवायरमेंट मेंटेन कर रखा है, तुमने अपना एनवायरमेंट मेंटेन कर रखा है, यही तो बात होती है ना। तो ऐसी इस पानी में चल रही केमिकल रिएक्शंस ने देखा कि भाई हम तुम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग बाकियों से सेपरेट हो जाते हैं और अपना काम अलग से करते हैं। पर बेटा दिक्कत क्या आई कि पानी में पानी को अलग कर पाना तो आसान नहीं था, रिएक्शन को कराने के लिए मीडियम वाटर चाहिए ही चाहिए, तो रिएक्शन ने कोई इससे बाहर तो होने नहीं लगेंगे और खुद को सेपरेट भी करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि पानी को पानी से अलग कर दिया जाए, यानी कि अपना मीडियम अलग कर लिया जाए और बाकी का वाटर अलग रहे, यानी कि अंदर जो कॉमन रिएक्शंस हैं वो सारी एक साइड चलने लगे और बाकी जो पानी है वो अलग हो जाए। तो ऐसा तो बेटा एक ही का पॉसिबिलिटीज है जब ये ऐसा हो सकता है कि कोई ऑयली सा लिक्विड का कोई लेयर हो जो पानी को पानी से सेपरेट कर दे। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि जो हमारा ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। फोबिक नेचर मतलब वाटर को रिपेल करने वाला, और जो चीजें वाटर को रिपेल करती हैं वही वाटर को वाटर से अलग कर सकती हैं। तो यहाँ पर कोई ऑयली सरफेस बनी, ऑयली मेम्ब्रेन बनी, जिसने बाहर के मतलब कि ये आउटर एनवायरनमेंट को और इनर एनवायरनमेंट को अलग कर दिया, ठीक है। अब आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करने वाली वो ऑयली मेम्ब्रेन को ही आप लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा पहली बार कैसे आई ये पता लग रहा है, समझ रहे हो बात को? यानी कि पानी के अंदर चलने वाली वो कॉमन रिएक्शन जिनने सोचा कि हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करने के लिए उन्होंने एक मीडियम ढूंढा, ऑयल, कि बेटा ये ऑयल ही ऐसा मीडियम है जो हम लोगों को अलग कर सकता है।
तो वो ऑयली लेयर बाद में जाके क्या बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो ऑयल कौन सा था, लिपिड। तो यहां से एक बात पता लग गई कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाय लेयर होती है। बाय लेयर बेटा क्यों होती है, जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को लिपिड का स्ट्रक्चर पता हो तो कुछ ऐसा होता है लिपिड का स्ट्रक्चर। लिपिड के पास बेटा एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। ये मान लीजिए उसका हेड हो गया और ये उसकी टेल हो गई, ठीक है। इसका जो बेटा हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। बेटा हाइड्रोफोबिक और फिलिक में डिफरेंस पता है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाइड्रोफिलिक और फोबिक, बेटा हाइड्रोफिलिक वाटर लवर, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलर। यानी कि जो पानी को रिपेल करे वो फोबिक नेचर का, और जो पानी को अट्रैक्ट करे वो फिलिक नेचर का, ठीक है। यानी कि इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, लिपिड का। बेटा ये सब कनेक्ट कर पा रहे हो ना आपस में, ऐसा तो नहीं है कि सब हवा में जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल का चैप्टर चालू किया है हमने। सेल चैप्टर हमने बताया कि 4 टॉपिक में आपका पूरा सेल खत्म हो जाएगा। ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल थ्योरी, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल, इन 4 पॉइंटों में पूरा सेल खत्म। पहला पॉइंट उठा लिया ओवरव्यू ऑफ सेल। हमने कहा कि सेल के बारे में हम उससे आगे कुछ बढ़े उससे पहले यही जान लो कि सेल है क्या या सेल आया कहां से। अब सेल आया कहां से ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे गए, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, सीधा हाइपोथेसिस में आ गए, बिग बैंग हाइपोथेसिस में आ गए। और हमने बताया कि जब पहली बार अपना प्लेनेट आया, प्लेनेट में क्रेवाइसेस फॉर्म हुए, उसमें पानी भरा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चली। उन केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल रिएक्शन कॉमन चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि खुद को सेपरेट कर लिया जाए। अब सेपरेट करने के लिए उनको बाहर एक लेयर बनानी थी। भाई हम तुम कैसे सेपरेट हैं, हम अपने घर में तुम अपने घर में हो, यानी कि हमने अपना घर कैसे बाउंड्री से अलग कर रखा है। हमारा तुम्हारा तो बहुत दूर की बात है, हम पड़ोसी पड़ोसी भी अलग ही अलग घर में रहते हैं ना। तो ये सारी सेपरेसी क्यों हो रही है, क्योंकि हम अपना एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहते हैं, तुम अपना एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहते हो। तो ऐसे ही उन केमिकल रिएक्शंस ने एक पास चलने के लिए आउटर एनवायरनमेंट को और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करना था तो कोई ऑयली लेयर चाहिए थे, क्योंकि पानी को पानी से सेपरेट करना आसान तो है नहीं। अब ये ऑयली लेयर कहां से आई, ये ऑयली लेयर बेटा लिपिड की थी, लिपिड की बाय लेयर थी, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लिपिड की बाय लेयर क्यों थी, क्योंकि लिपिड का जो बेटा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि लिपिड के पास एक हेड होता है और दूसरा टेल होती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। अब यहां बेटा लिपिड की बाय लेयर है, यानी कि लिपिड कुछ ऐसे अरेंज होगा। अब तुम देखो बेटा, जब लिपिड ऐसे अरेंज होगा तभी तो जाके अंदर पानी रह पाएगा और बाहर पानी रह पाएगा। यही तो एक पॉसिबिलिटी है। वरना क्योंकि देखो इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। यानी कि हेड तो पानी की तरफ रह सकता है, टेल है जो पानी को अलग करेगी। टेल पानी को रिपेल कर रही है, तो टेल टेल एक पास कर दी, हेड अलग अलग कर दिया, तभी नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है। आउटर इन्वायरमेंट इनर इन्वायरमेंट सेपरेट हो गया। तो यहां से एक पॉइंट हमें पता लग गया, सेल की डिस्कवरी पढ़ते पढ़ते हमें यह पता लग गया कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो लिपिड की बायलेयर होती है। यहां से हम लोगों को लिपिड का स्ट्रक्चर भी पता लग गया कि लिपिड के पास एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। इतनी बातें क्लियर हैं, मेरी तरफ से क्लियर हैं, आपकी तरफ से क्या क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा है बेटा, धीमे हो रहा हो तो आपके पास ऑप्शन है, आराम से 2x पे लगाया, अभी उछल कूद के पढ़ाने लगेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर धीमे हो रहा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है बेटा। एक बात बेटा यहां पर ही और ऐड कर लो कि हमें ये तो पता लग गया कि वो लिपिड की बाय लेयर होती है, लेकिन इसके भी डेप्थ में पूछ लिया गया कि बेटा लिपिड में भी कौन सा लिपिड, तो लिपिड में कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, याद रखना।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बायलेयर होती है, लिपिड का स्ट्रक्चर पता लग गया। लिपिड में भी कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। इतनी बात क्लियर है क्या? हिस्ट्री इतनी काफी है। अब हिस्ट्री को छोड़ते हैं, बायो पे वापस आते हैं। ओवरव्यू का ये शुरुआत का पार्ट समझ में आ गया? रफ किया जाए इसको। बेटा बच्चों की तरीके एक एक लाइन थ्योरी में लिखा है क्या? नहीं जरूरी है ना। अब 9th-10th के बच्चे हो या 11th-12th के बच्चे हो तो इतना तो अपने आप से कर ही सकते हो। मैं जो मुंह से ट्रांसलेट कर रहा हूँ या जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप अपनी भाषा में आराम से लिख लो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मेन बात क्या है? कॉन्सेप्ट का समझ में आना, वो मेरी जिम्मेदारी है। लिखना कैसे है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? अपने नोट्स स्वयं बनाएं, अपनी भाषा में बनाएं तो ही बेहतर होता है। रफ कर दिया जाए बेटा? पॉज करके नोट कर लीजिएगा जो भी नोट करना हो स्क्रीन से। अब बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल में एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग नाम से जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। बेटा सेल इवॉल्व कैसे हुआ ये तो पता लग गया। सेल डिस्कवर कैसे हुआ? अपने आप को ये उछल के बताने तो नहीं आ गया था कि भैया हम भी हैं धरती पे। अरे भाई कोई भी नई चीज हो तो उसको ढूंढना ही पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क पता है? इन्वेंशन का मतलब होता है कि किसी नई चीज को इन्वेंट कर देना, जो अभी तक नहीं एग्जिस्ट कर रही थी अब ये भी चीज आ गई, यानी कि आपके काम को आसान बनाने वाली कोई नई चीज आ गई, ये इन्वेंशन हो गया। लेकिन जो ऑलरेडी धरती पे है पर आंखों से ओझल है, उसको अगर ढूंढ लिया जाए तो ये डिस्कवरी होती है। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में भाई इतना तो फर्क पता होना चाहिए, ठीक है? तो डिस्कवरी ऑफ सेल पे आते हैं, ठीक है बेटा? डिस्कवरी ऑफ सेल या कोई भी टॉपिक हो, इजी वे में पढ़ा जाए, ज्यादा टेंशन ना लिया जाए। डिस्कवरी ऑफ सेल में 3 साइंटिस्टों का नाम है, तीनों को पढ़ के इकट्ठे खत्म करते हैं, ठीक है? 1, 2, 3। राइटिंग तो बेटा आप लोग मेरी जानते ही हैं, काफी सुंदर, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलना। पहले बेटा साइंटिस्ट आएंगे आपके रॉबर्ट हुक, दूसरे आएंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है? और थर्ड आ जाएंगे आपके रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? 3 साइंटिस्टों का योगदान है, इन तीनों ने मिलकर ही सेल को पूरा खोज डाला था। यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल में आपको इन्हीं 3 के नाम याद रखने हैं, पूरी डिस्कवरी खत्म है। रॉबर्ट हुक साहब की बात करते हैं जिनका नाम पहले लिखा हुआ है। बेटा अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ रखी तो आपको पता होगा कि 11th या 12th की फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये हुक्स लॉ यही साहब हैं, हुक साहब, जिन्होंने दिया था, ठीक है? रॉबर्ट हुक पेशे से एक इंजीनियर थे जिन्होंने काफी कुछ नया नया आर्किटेक्चर बनाया, चीजें करी। तो रॉबर्ट हुक का डिस्कवरी ऑफ सेल में कैसे योगदान है इसको एक बार पढ़ा जाए, समझा जाए, ठीक है? रॉबर्ट हुक बेटा वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। इंजीनियर थे पेशे से तो कुछ ना कुछ बनाने की आदत थी, तो इन्होंने एक बार इन्वेंट कर दिया क्या? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना आसान हो गया, तो सब जानते ही होंगे आप लोग। तो इन्होंने पहली बार डिस्कवरी करी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद बेटा कोई चीज इन्वेंट करी है तो अंदर से क्यूरियोसिटी तो जागेगी कि हर चीज को देख लिया जाए। तो ऐसे ही एक बार मजाक मजाक में इनने छाल ले आए बाहर से। छाल क्या होता है? बार्क। ओक ट्री था इनके घर के बाहर, ओक ट्री की बार्क ले आए। अब बार्क डेड लेयर होती है, बताने की जरूरत है क्या? बेटा पेड़ के बाहर जो छाल लगी होती है जो आसानी से हट भी जाती है वो बार्क कहला मतलब छाल बार्क कहलाती है, और ये डेड लेयर होती है।
ठंडियों में आपने भी देखा होगा कि आपके स्किन से ऊपर व्हाइट व्हाइट सी एक स्किन की लेयर हटने लगती है। वो क्या लिविंग होती? क्या लिविंग होती तो पेन ना हो रहा होता। वो डेड लेयर होती है। तो ऐसे ही ये जो बार्क थी ओक ट्री की, ये भी डेड लेयर थी। इसको हुक साहब ले आए अपने घर में और अपने इन्वेंट किए हुए माइक्रोस्कोप में उसको देखने लगे। माइक्रोस्कोप में जब उनने देखा उस बार्क को, तो इनको देखने को क्या मिला? हुक साहब ने जब पहली बार उसको देखा तो उनको देखने को मिले छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। बेटा इनको कंपार्टमेंट देखने को मिले, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहली बार इन्हें डेड सेल की डिस्कवरी करी? बेटा ये जो बाहर से बार्क लाए वही डेड थी। अब डेड में कोई लिविंग सेल तो आ नहीं जाएगा। तो उसके अंदर ये जो इनको कंपार्टमेंट देखने को मिले, इसका नाम बेटा उनने रखा सेलुला। बेटा कई लोग इसको सेलुली पढ़ते हैं, कई लोग सेलुला पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना हो पढ़ लो। बेटा ये भी नाम कहाँ से आया, इसकी भी एक कहानी है, पर कहानियों में अपन ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। फिर भी आप जगते रहो, सो ना जाओ लेक्चर के बीच में, तो कहानी बता देते हैं। जैसे आप बेटा बचपने में कहीं घूमने जा रहे हो, आपने कोई चीज देखी हो, तो कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा से आपके दिमाग में बस जाती हैं कि फिर हाँ वो कुछ तो ऐसा मैंने देखा जो हमेशा से मुझे याद है। तो ऐसे ये हुक साहब बचपने में अपने पापा के साथ घूमने गए थे, तो इनने पहली बार सेलुलर जेल देखा। सेलुलर जेल, सेलुलर जेल जहां ब्रिटिश अपने कैदियों को रखा करते थे। तो सेलुलर जेल का नाम सेलुलर जेल इसलिए था क्योंकि वहां छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे जहां पर कैदियों को रखा जाता था, और उन कंपार्टमेंट्स को सेलुली बोलते थे। उन कंपार्टमेंट्स को सेलुली बोलते थे। अब बचपने में ये कहानी देखी हुई थी तो वही दिमाग में बसा हुआ था। अब जब बाहर से बार्क लाए, उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा, अब माइक्रोस्कोप में कंपार्टमेंट नजर आए, तो इनकी वही याद ताजा हो गई कि यार ऐसा कुछ तो हमने बचपने में देखा हुआ है। हम सेलुलर जेल गए थे तो वहां हमने छोटे छोटे सेलुली देखे हुए हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे हुए हैं। बस उसी याद को दोबारा से याद करते हुए इन्होंने उन्हीं कंपार्टमेंट्स का नाम सेलुली रख दिया, ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट क्या थे? सेल की आउटर लेयर है बेटा, डेड सेल की आउटर लेयर है, ठीक है। बोले तो सेल वॉल है, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता लग गया कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर डेड सेल। तो इसके बारे में इतनी बातें लिख लेते हैं, ठीक है। एम्बार्क ऑफ ओक ट्री, यानी कि रॉबर्ट हुक पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डेड सेल की डिस्कवरी करी, वो भी किसमें? ओक ट्री के बार्क में। रॉबर्ट हुक साहब का काम समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंटोन वॉन लिवनहुक की तरफ। बेटा ये जो लिवनहुक नाम दे रखा है, इसी से ही आप आइडिया लगा लेना कि लिवनहुक साहब वो थे जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, ठीक है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, वो भी वाटर बॉडी में। यानी कि पॉन्ड के वाटर को या किसी ऐसे पुरानी लेक को इनने पानी लिया, उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तो पहली बार इन्होंने जिस सेल को देखा था वो था स्पाइरोगायरा का सेल। स्पाइरोगायरा का सेल लिविंग सेल था। तो पहली बार डिस्कवरी करी एंटोन वॉन लीeuwenhoek साहब ने लिविंग सेल की। कौन सा सेल देखा था? स्पाइरोगायरा का सेल। बेटा इतनी बात समझ में आ रही? रॉबर्ट हुक की बात समझ में आई कि रॉबर्ट हुक हमारे वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल देखा और उसका नाम क्या रखा? सेलुली रखा। उसके बाद हमारी ये एंटोन वॉन लीeuwenhoek भाई साहब आए, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल देखा था और स्पाइरोगायरा का सेल ऑब्जर्व किया था। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद ये रॉबर्ट ब्राउन साहब, इनने क्या किया था? इनने बेटा पहली बार न्यूक्लियस की खोज करी थी।
सेल के अंदर न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती है, उसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। दे डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। बेटा एक बार फिर से रिमाइंडर दिए दे रहा हूं, मैं ग्रामर का टीचर नहीं हूं, तो यहाँ पर मेरी इंग्लिश गलत हो, मेरी स्पेलिंग गलत हो, तो ये सब आप लोग अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, एक्सप्लेन करना, और आप भी उसी के लिए मेरे पास आए हो, ठीक है? यहां तक की बातें क्लियर है बेटा? डिस्कवरी भी यहां से फिनिश है, इसके बाद डिस्कवरी में कुछ नहीं है, ठीक है? रफ कर दें, पॉज करके नोट कर लीजिएगा एक बार इसको। रफ कर देता हूं बेटा। बेटा आपको ये बात जान के खुशी होगी कि सेल में जो हमें 4 टॉपिक क्लियर करने थे, ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल थ्योरी, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल, इन 4 टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ सेल, इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सेल का इवोल्यूशन देखा कि कैसे पहली बार धरती में सेल इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ ये पता लग गया, डिस्कवर कैसे हुआ, किन किन साइंटिस्ट का योगदान था सेल की डिस्कवरी में, ये पता लग गया, ठीक है? अब हम अपने दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें नेक्स्ट हेडिंग क्लियर करनी है। ओवरव्यू भी बिगाड़ो बेटा, खत्म खत्म, काम फिरने से तुम्हारा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है सेल थ्योरी। बेटा काफी दिनों के बाद लेक्चर स्टार्ट किया है, सेल चालू किया है, तो मेरे हिसाब से सेल इंट्रोडक्शन के लिए सेल का पहला टॉपिक खत्म कर देना सफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोकार्योटिक सेल भी स्टार्ट हो जाए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 2 लेक्चर में प्रोकार्योटिक सेल फिनिश हो जाएगा, देन हम लोग चालू करेंगे यूकार्योटिक सेल एट द लास्ट न्यूक्लियस फिनिश, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, या अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।